ना परिवार वालों के लिए काम के रहते हैं, ना देश समाज के काम के रहते हैं। तो हम लोग सही सोचें और वही सोचें जो सोचना चाहिए। जागरूक व्यक्ति को, समझदार आदमी को सोचना चाहिए। और जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा लिखते भी हैं। अच्छा लिखते हैं तो फिर पुरस्कृत होते हैं, प्राइज मिलता है, मार्क्स मिलते हैं, फिर बनते हैं। और सोच समझ समाप्त हो जाती है तो फिर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं हम लोग। मेडिकली भी रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार ब्रेन डेड हो जाता है ना, तो बोलते हैं इसके ऑर्गन डोनेट कर दो। सांस चल रही है, हार्ट काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन ब्रेन डेड है, मस्तिष्क चला गया है। तो सारा गेम मस्तिष्क का है, शरीर का नहीं है। भुजाएं बहुत पावरफुल है, मसल्स बहुत स्ट्रांग हैं, 6 एप्स वो दिख रहे हैं, बनाते हैं ना 6 पैक, सॉरी एप्स नहीं, पैक, 6 पैक दिख रहे हैं। एप्स तो मोबाइल में होते हैं, पैक्स दिख रहे हैं। तो और अगर ब्रेन डेड हो जाए तो ऐसे आदमी का, और ब्रेन में से बोलते हैं कि स्क्रू खिसक गया है, स्क्रू ढीला हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो भी काम का नहीं रहता आदमी, पागल, इसको पागल खाने पहुंचाओ। मोहल्ले में समस्या पैदा करता रहता है वो, किसी को भी पत्थर मार देता है, कभी भी थप्पड़। ऐसा आदमी दूर से आपको दिख जाए तो आप रास्ता बदल लोगे कि उससे कौन भिड़ेगा। पागल है, पत्थर मार देता है, गला पकड़ लेता है, चोट लग सकती है। अच्छा, पुलिस वाले कहेंगे आप एफआईआर दर्ज कराने जाओगे तो पागल की एफआईआर भी नहीं होती। तो सारा गेम जो है वो दिमाग का है, विचारों का है, सोचने समझने का। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो किसको दुरुस्त करता है, वो इसी चीज का इलाज है, वो मेडिसिन है इसी का, और वो इसी पे काम करता है। तो हम लोग इसीलिए इस पे चर्चा करते हैं और इसकी बात करते हैं। तो आप लोग गायत्री मंत्र को इस तरह से ले सकते हैं कि मेडिसिन है उस चीज की जो हमें अल्टीमेट सोचना सिखाती है, एनर्जी देती है और हमारी थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन देती है। ठीक है, इसलिए ये प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग अहंकार में रहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि अभी किसी को नहीं पता कि उसका क्या हश्र होगा, अभी 9 बजे क्या होगा, 10 बजे क्या होगा, कुछ भी हो जाता है। पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, फिजिकल इंजुरी हो जाती है, गिर पड़ते हैं। बाथरूम में इस तरह से कई व्यक्ति गिर जाते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है, या गिरने का एंगल ऐसा होता है कि सिर में ऐसी जगह पर चोट लगती है कि उसके बाद वो काम का नहीं रहता मनुष्य। कई बार समझदार लोग जो घर के होते हैं वो कहने लगते हैं कि भगवान ऐसे व्यक्ति को उठा ले, मतलब हमें इसका दर्द नहीं देखा जाता, इतना लाचार है, इसका सब कुछ हमें करना पड़ता है, कितनी पीड़ा उठा रहा है। ऐसा आदमी कभी मर जाता है तो 6 महीने तक वो परेशान रहा, तो मरने के बाद सारे लोग यही कहते हैं कि बहुत कष्ट उठाया इन्होंने, बहुत अच्छा हुआ है चले गए। मतलब इस तरह की बातें होती है। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में और इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर क्यों ना मस्तिष्क को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की जाए, विचार ठीक रखने की प्रार्थना की जाए, बुद्धि को ठीक रखने की प्रार्थना की जाए। क्योंकि हम प्रार्थना ही तो कर सकते हैं पहले से, घटनाओं को तो हम रोक नहीं सकते। घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं, किसी के भी साथ हो सकती हैं, कुछ कह नहीं सकते। कल मैं, एक मेरे मित्र हैं कैलिफोर्निया के, तो उनके साथ बैठा हुआ था, तो वो उनके यहाँ सिर में एक चोट दिखी मुझे। मैंने कहा ये कैसे लगी? वो बोले बाथरूम में फिसल गया था, पानी था तो बाथरूम में फिसल गया था। तो बोले आप, इसके पीछे एक स्टोरी है, इसमें मुझे $10 मिलियन मिला, मतलब मुआवजा दिया है वहां के लॉ के हिसाब से। बस कुछ नहीं करना आपको, बात गीला जो फर्श है बाथरूम का उसका फोटो खींचना और अपनी चोट का फोटो खींचना है और उसको मैसेज कर देना है गवर्नमेंट को। तो यूएस गवर्नमेंट जो है आपको $10 मिलियन
है ना, $1 करोड़ वो दिलवाया उनको, तो आपके लगभग 75 करोड़ रुपए हो गए। किसके मिले? तो वो बोले मैंने उसमें से फिर जो है $9 मिलियन जो है वो गायत्री परिवार को दान में दे दिए, $1 मिलियन मैंने रख लिया। मेरे पिताजी ने कहा, बोले उसमें, बोले हमारे पिताजी जो है ये कहते हैं कि अगर टैक्सी अगर 3000 रुपये ले रही है तो, और तांगा यदि 100 रुपये ले रहा है तो तांगे में जाओ, और बाकी के जो 2900 रुपये हैं वो गायत्री परिवार में दान में देते। अपना काम तांगे से हो सकता है तो तांगे में जाओ। बड़प्पन दिखाने की कोई, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो बात यह है कि उनकी भावनाएं जो है वो उस मिशन के प्रति है, जो जिस मिशन की संस्थान में आप बैठे हैं, यहाँ आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये ऐसे लोगों की भावनाओं के ऊपर खड़ा हुआ मिशन है। तो उसका आधार है, उन्होंने गायत्री मंत्र के चमत्कार को देखा है अपनी जिंदगी में, तभी तो वो ऐसा करते हैं, नहीं तो कौन करता है होगा? कोई नहीं करता। तो उस गायत्री मंत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा दिमाग ठीक रखता है, हमको सद्बुद्धि की तरफ ले जाता है। तो ये सभी धर्मों में है, आप जिस भी धर्म के हो, जिसको भी मत को मानते हो, आप अपना मंत्र बोलिए, अपना आप प्रार्थना बोलिए जो आपके धर्म में होती है, लेकिन प्रार्थना सद्बुद्धि की है। और सद्बुद्धि के साथ में दो तरह की है, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव वाले में तो ये है कि हमारी सद्बुद्धि ठीक होनी चाहिए, हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए और सन्मार्ग की तरफ जाएं, अच्छे मार्ग की तरफ जाएं। और डिस्ट्रक्टिव विध्वंस ये है कि बुरे विचारों का विध्वंस करना है। दोनों तरह का है। तो जो बुरे विचार हैं, जो घटिया हैं, जिनकी वजह से हम परेशान हैं, जो हमको दिक्कत पैदा कर रहे हैं और जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, वो समाप्त होना भी बहुत जरूरी है। तो दो तरह की चीजें हैं, खराब वाले समाप्त हों, अच्छे वाले प्रतिस्थापित हों उस जगह, और हम आगे बढ़ें। ये जब हम बार बार सोचते हैं ना, बार बार इसलिए सोचना पड़ता है कि जब आदमी बिगड़ता है तब भी बार बार वो संगत मिलती है, तब बिगड़ता है। जुआ कोई एक बार खेलने से नहीं, कई बार जब वो जुआ खेलने लग जाता है तो फिर आदत पड़ती है। शराब भी कई बार पी लेता है तो आदत पड़ती है। तो गलत काम की भी आदतें बार बार रिपीटेशन होने पर पड़ती है। व्यापार में भी रिपीटेशन होता है, एडवर्टीजमेंट बार बार आते हैं। नहीं तो एक बार आपने बता दिया कि कोलगेट का ये कलर का पेस्ट आया है तो बस हमको पता चल गया। अब तुम बार बार क्यों बताते हो? वो थोड़ी थोड़ी देर में बताता है, 15-15 मिनट में बताता है, 20-20 मिनट में बताता है। और जितने ज्यादा बार बताता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है उसको देख देख के, इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए। तो इसलिए सद्बुद्धि की प्रार्थना भी बार बार करनी चाहिए। हो सके तो उसको प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन तो करना ही चाहिए। तो आइए, सप्ताह में 2 बार तो हम करेंगे ही। कक्षा रहेगी, इसमें क्या है, नए बच्चे भी कई बार आते रहेंगे। हर बार मैंने देखा क्लास में 10-15 नए लोग होते हैं। आज थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि 1 साल बाद हम शुरू करने जा रहे हैं इसको। तो 10-15 लोग हर बार आप देखेंगे कि नए नए बच्चे आते जाएंगे। तो उन लोगों के लिए भी कुछ इस तरह का हम रखेंगे कि इसमें नए व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि ये क्या है, वो उठ के भाग जाता है फिर। और दूसरा, सिलेबस वाइज भी हम लोग चलेंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। और आपके मन में जो द्वंद्व है उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या क्या रहता है, कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, तो आपको मजबूती मिलती जाए। क्योंकि हम लोगों को दोनों चीज करना पड़ेगी, अंदर से सहारा देकर के थाम के भी रखना पड़ेगा। केवल निर्माण करते चले जाते हैं और अगर उसको आधार नहीं देते हैं तो वो गिर जाता है, बीच में जाकर के एक निश्चित ऊंचाई पे जाकर के वो फिर गिर जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं होता उसको। तो सपोर्ट भी हम लोगों को लेना है। 2 तरह की चीजें हैं। तो एक तो आप में से जिनका लक्ष्य बिल्कुल सिविल सर्विसेज का है, एमपीपीएससी का है, चाहे वो स्टेट लेवल की सर्विस करने जा रहे हो आप लोग, चाहे यूपीएससी के माध्यम से क्लास 1 सर्विस में पहुंचना चाहते हो। स्टेट सर्विस में क्लास 2 सर्विस में पहुंचते हैं हम लोग, जो क्लास 2 सर्विसेज कहलाती हैं। और क्लास 1 सर्विसेज के लिए हम लोग यूपीएससी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह की सर्विसेज
जो है बड़ी महत्वपूर्ण है और समाज में सम्मान मिलता है। स्टेट सर्विस की जो जहाँ तक खासियत यह है कि उसमें हम लोगों के जो सामान्य रिश्तेदार हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो उनकी पहुंच में होता है। जैसे तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, उनके चैम्बर में जाना भी आसान होता है। सामान्यतः इनके चैम्बर के बाहर कोई चपरासी या गार्ड नहीं बैठा होता, वो अकेले ही बैठे होते हैं अंदर, तो उन तक पहुंचना बहुत आसान होता है अंदर। गनमैन भी नहीं मिलता इनको, गनमैन नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कोई संवेदनशील क्षेत्र होता है तो एक लाठी वाला, एक वो नगर सेवक, वो क्या कौन सी सेवा आती है ना, एक जो पुलिस के होम गार्ड वाला एक जवान मिल जाता, मरियल सा होता कई बार। वो खुद को नहीं संभाल पाता, लेकिन वो एसडीएम की सुरक्षा में लगा रहता है। तहसीलदार को तो वो भी नहीं मिलता। तो स्टेट सर्विस जो आप लोग पाले हुए हैं सपना, तो वो उन लोगों के लिए ये है सुविधाएं जो, तो वो बहुत आसान है, उस तक पहुंच पाना भी बहुत आसान है। और सामान्य व्यक्तियों को पसंद भी बहुत आते हैं, क्योंकि उनके सिग्नेचर से जमीन जायदाद के बहुत सारे काम होते हैं, उनके पास बहुत काम होता है। और ये कहें कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वर्क की जो डाइवर्सिटी या डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत ज्यादा है। इतने तरह के काम करते हैं वो लोग, बहुत तरह के काम करते हैं। हालांकि कलेक्टर की भी है बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पर जाकर के थोड़ा सा आइसोलेशन आ जाता है। गार्ड होता है, चपरासी होता है, उससे मिलना थोड़ा सा दुर्लभ सा होता है। वो अकेला अगर अब बैठा है और बाहर अगर चपरासी को कहते किसी को आने मत देना, तो कोई आएगा नहीं। और वो अगर किसी के साथ मीटिंग में है तो कभी भी अपने आप को मीटिंग में बता सकता है। आजकल वीसी में बता देते हैं मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हूँ, भले ही वो फेसबुक खोल के बैठा हो, है ना, तो वो वीसी बता सकता है मैं वीसी में हूँ। तो उसके लिए आसान है आइसोलेशन और थोड़ा सम्मान पाना। और उससे फिर आपके शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्ती रखते हैं, बड़े गुंडे जो होते हैं थोड़े से माफिया टाइप के, डॉन टाइप के, उन लोगों से दोस्ती होती है। सीधा एसपी से बात करता है, उधर वो न्यायपालिका में उधर सीधा डिस्ट्रिक्ट जज से बात करता है, डिस्ट्रिक्ट जज उसको आसानी से फोन करता है। शहर के बड़े बड़े वकील जो होते हैं नामी गिरामी, वो उसके संपर्क में होते हैं। तो उसका स्तर थोड़ा सा अलग होता है। यानी सामान्य वकील जो स्ट्रगल करता है, वकालत से कमाता खाता है, अपना गुजारा करता है, ऐसा वकील कभी हिम्मत नहीं करता है कि वो कलेक्टर से जाकर के सीधा मिले या दोस्ती करे। दोस्ती तो सवाल ही नहीं उठता, उससे होती नहीं है। तो दो तरह की सर्विसेज मैंने आपको बता दी। अब इसमें से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में महत्व मिलता है, अलग अलग लोगों का महत्व मिलता है। तो आपके जो रिश्तेदार तहसीलदार के फैन हो जाएंगे, कौन जो टीचर हैं या पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, डाक बांटने का काम करते हैं, या आपके रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति पटवारी है, या छोटी छोटी पोस्ट पे काम करने वाले ढेरों लोग होते हैं, दुकानदारी करने वाले लोग, ठेकेदारी करने वाले लोग, वो सब खुश रहते हैं, बोले नहीं आप बहुत अच्छे पद पे पहुंचे, और वो आपको मान सम्मान भी देते हैं। लेकिन आपकी दोस्ती फिर उन लोगों से नहीं हो पाएगी, उन लोगों को लगेगा तहसीलदार, मतलब वो बहुत ज्यादा उसको भाव नहीं देते। तो फिर लाइफ के एक स्टेज पे जाकर के थोड़ा सा नकारात्मकता आने लगती है। वो तब कि आप उस तरह से आप उसमें सहज भाव महसूस करने लगो, तब तो आपको नहीं आता। लेकिन आपने अगर बड़ा सपना पाला है और फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा बेकार लगता है। आपको लगता है ये क्या तरीका हुआ, ये कोई बात करने का तरीका है। क्योंकि कई बार बहुत इंसल्टिंग होती है कि 55 साल के हो गए आप, 58 साल के हो गए, कोई आपको नाम से बुला रहा है, 23 साल का लड़का है, वो आपको बोल रहा इधर आओ, तुम भांग तो नहीं खाए हुए थे, नशे में तो नहीं थे, हाँ, तुम्हारे घर का काम होता तब भी ऐसे ही करते, सरकारी काम को तभी से नहीं करते। तो फिर वो सबके सामने बोल दिया, तो बड़ा इंसल्टिंग। कई बार मंत्री आता है, वो हड़काने में तो आईएएस को भी हड़काया जाता है, लेकिन कई बार फिर उसका फिर पंगा जो है वो न्यूज़पेपर में आता है कि उसने भी पलट करके जवाब दिया और ये, और उसका ट्रांसफर नहीं हो पाया। और अगर आप ईमानदार हैं तो सीएम आपके लिए खड़ा हो जाएगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है मंत्री जी, मैं जानता हूँ, और तुम गड़बड़ हो, तुम चोर हो। तो यहाँ तक ये भी होता है। ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आपके लिए मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता है, या प्रधानमंत्री जो है आपकी मदद करने लगता है, तो देश का गृह मंत्री मदद करने लगता है। तो बहुत बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं आप, लेकिन छोटी पोस्ट में ज्यादा नाम कमाने का मौका, कुछ लोगों ने उदाहरण बने हैं छोटी पोस्ट में भी नाम कमाया। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा मेरे स्टूडेंट के नाते कि आप ऊंची परीक्षाओं की तैयारी करें।
है ना। जितना आप निचली परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, आप में से हो सकता है इन दोनों के अलावा भी आप क्लरिकल की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की करना चाहते हो, या कर्मचारी बनना चाहते हो, साधारण कर्मचारी। वो बुरी बात नहीं है साधारण कर्मचारी बनना, लेकिन देखिए मैं जो शुरू से तैयारी कराता हूँ, मेरे को 25वां साल शुरू हुआ है इस साल 2021 में, तो 24 साल का जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है वो पूरा सिविल सर्विसेज का है। मैं इसी की तैयारी कराता रहा हूँ। इसके अलावा मुझे न तो किसी परीक्षा की तैयारी कराने का शौक है, न मैं उसके बारे में ज्यादा जानता हूँ और न जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अब आप कहेंगे काम तो कोई बुरा नहीं होता, कई लोग मेरे से बहस करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, आप इस तरह से बात करते हैं तो क्या कांस्टेबल बनना गुनाह हो गया, क्या टीचर बनना गुनाह हो गया? गुनाह वाली बात नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हम उछालना चाहते हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनमें किसी प्रकार की उस प्रकार की भावना, अब वो मजबूरी है। जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति की 35 साल हो गया, कोई ओवर एज होने वाला है, आखिरी चांस है, अब उसके पास कोई चांस नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति प्रयास करे और फिर जो मिल रहा है उसको हासिल कर ले, क्योंकि उसकी नीति में यही है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी गुजार दी, पहले मेहनत नहीं की। लेकिन मान लीजिए कोई 21-22 साल का है, अभी पूरा उसके सामने करियर बनाने को पूरा मौका है, वो शरीर से स्वस्थ है, और घर परिवार की स्थिति की दुहाई किसी को इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि घर परिवार की स्थिति तो सुधरती बिगड़ती रहती है, और केवल आपके अकेले के उससे कुछ नहीं होता। सामूहिक पर उसका एक डेस्टिनी जो होती है वो सामूहिक होती है, कलेक्टिव होती है। परिवार की स्थिति वो धीरे धीरे हो जाती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी 20,000 रुपया महीना घर पे देने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, है ना, या उसके बाद बिल्कुल ही एकदम सुखद स्थिति आ जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बीमारी होगी और वो सारा आपका दिया हुआ साल भर का तो एक ही बीमारी में निकल जाएगा। किसी भी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। तो आदमी को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और बड़े के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फिर हमारी जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत काम की है। अगर आप छोटा लक्ष्य लेके आए हैं, शॉर्ट टर्म आप तैयारी करना चाहते हैं, और तो फिर हमारी बातें जो है आपको लगेगी ये बहुत फालतू बात कर रहे हैं, या ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये हमारे काम की नहीं है, तो आप हमको रिजेक्ट करो, उसके बजाय आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अपने आप को उस प्रोसेस से रिमूव कर लीजिए, ताकि कई लोग हमको रिजेक्ट करना चाहते हैं, हम तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है, मतलब आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो हम तो कर रहे हैं, वो कई सालों से कर रहे हैं, और कई सालों से जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और लोग इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर आप नहीं बढ़ना चाहते और आप छोटा लक्ष्य रखना चाहते हैं, जैसे कोई आदमी जो है वो 7 आदमियों को 8 आदमियों को बिठा करके कहीं ले जाना चाहता है, इसलिए वो बड़ी गाड़ी लेके आ गया। अब आपको लगता है हम तो दो ही लोगों को बिठाना चाहते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी की क्या आवश्यकता है, तो हमको बिठाना है ना 8 लोगों को, हम बड़ी लेके आए, हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम आगे दूर तक जाना चाहते हैं। तो आप जो हमको इसमें गाड़ी वाले को दोष देने के बजाय यदि आप इतने लोगों का समूह नहीं बना सकते, या आप इतने लोगों को यात्रा नहीं करवाना चाहते, या आप बड़ा काम नहीं करना चाहते, तो दोषी कौन हुआ? दोषी जो है वो हुआ जिसने लक्ष्य बड़ा नहीं रखा। ठीक है ना, हमारा लक्ष्य साफ साफ है, सीधा सीधा है, और उसका अगर आप हमारा कंपटीशन कराना चाहते हैं या आप हमारा कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसका फिर आपको कोई आप जो है, मुझे लगता है आप इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, और लंबे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, तो उसी तरह की तैयारियां शुरू से करनी पड़ती है। जब आप दूर जाते हैं तो घर से फिर बैग लेकर के, वाटर बॉटल लेकर के, जितनी दूरी की तैयारी होती है उस टाइप से बैग पैक करते हैं ना। तो आज हम आपको तैयारी की शुरुआत में, यानी कि चाहे पुराने भी लोग हैं तो फिर से अपना बैग चेक कर लीजिए, यात्राएं तो कई बार होती है, ठीक है, गलतियां होती हैं हर बार। तो अपना बैग कैसे पैक करेंगे, इस तैयारी पे चलने के लिए क्या क्या हमारे साथ साथ रखेंगे, तो आज हमारी एक तरह से प्रारंभिक टाइप की
क्लास हो जाएगी कि इसमें क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए। क्या कुछ बातें तो मैंने उस दिन बताई थी, वो बसंत पंचमी के हिसाब से थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र था, तो मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताई थी। आज हम लोग थोड़ा व्यावहारिक और प्रशासनिक सेवाओं के तैयारी के दृष्टिकोण से बात करेंगे। एक तो अंधाधुंध किताबें नहीं खरीदनी है। कई लोग किताबें बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, तो बहुत सारी किताबें खरीदने से सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, जो किताब दिखी उसको जाके खरीद लिया, है ना। तो किताबें आपकी सीमित होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। तो एक कई बार निशुल्क मिल रही होती है ना डाउनलोड करने को, तब भी हम बहुत सारी डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसमें फिर भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि निशुल्क है तो उसको डाउनलोड ही तो करना है, फ्री है, पर वो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आगे पढ़ना तो आपको है ना। निशुल्क खाना मिल रहा है, जलेबी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो आप निशुल्क मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा खा जाए। ठीक है, कई लोग खा लेते हैं फिर उसको पैक भी कर लेते हैं साथ में क्योंकि निशुल्क है, तो वो नुकसान तो आपको करेगी। जो एक्स्ट्रा शुगर होगा, एक्स्ट्रा जो नमक होगा, वो आपकी किडनी खराब करेगा, आपके लीवर को खराब करेगा। अभी समझ में नहीं आ रही तो देर से आएगी। तो आज मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी भविष्य में पछताए नहीं तो कई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी पे निकलते हैं तो 3-4 साल बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि वहां जाकर के वो पछताते हैं कि हम लोग अगर ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लेते तो वैसा हो जाता। तो आप लोगों के साथ वो स्थिति नहीं आएगी। अगर आप आज की बात हमारी ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये फायदा होगा। ठीक है, तो पहली चीज, किताबों का भंडार नहीं बनाना है, किताबें सीमित होनी चाहिए। अब वो कौन सी होनी चाहिए हम लेक्चर में बताते जाएंगे। आपको अभी से ही सारी किताबें खरीद के नहीं रखनी है, जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे मार्केट से आप महीने 2 महीने में आपको मार्केट जाना है और हमारी बताई हुई किताबों को। अच्छा, कुछ लोग जल्दीबाजी के मूड में होते हैं, तो वो जल्दीबाजी भी नहीं करना। कई लोगों को लगता है कि मैं इस साल ग्रेजुएट हो रहा हूं और इस साल 21 साल का हो रहा हूं, तो इसी साल मुझे बन जाना है। तो आप बन नहीं पाएंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा और दिक्कत पैदा होगी। और देखिए, आप 21 में बने चाहे 30 में बने, आप अधिकारी रहेंगे। जल्दी बन जाना बहुत अच्छी बात है, जल्दी बन जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं बन पाया तो परेशान नहीं होना और अपने आप को बेकार नहीं मानना है। क्योंकि आप जब भी बनेंगे आपके साइन की वही वैल्यू रहेगी। कोई भी ईयर नहीं पूछता कि आप कौन से साल में बने थे। आप कलेक्टर हैं तो कलेक्टर के बाहर सिर्फ आपका नाम लिखा रहेगा। जैसे किसी का नाम महेश कुमार शुक्ला है तो महेश कुमार शुक्ला भारतीय प्रशासनिक सेवा लिखा रहेगा, IAS लिखा रहेगा, बस बात खत्म। उसके सिवा और कुछ नहीं लिखा रहता कि आप आर्ट्स पढ़े हुए थे, हिंदी थे, आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर होते हैं तो कई बार नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है, वो तो PhD का भी लग जाता है, तो वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता उससे। शिक्षा कैसी है, ग्रेजुएशन कहाँ से है, कितने साल में बने हैं। आप 30 साल की उम्र में IAS पास किया था, 21 में किया था, ये भी नहीं लगा। ये सब हमारे इंस्टाग्राम के लिए ठीक है ठीक है ना। वो उसमें रहता है कि कोई यंग है, पहली बार है, तो वो थोड़ा सा हीरोगिरी टाइप होता है। लेकिन हीरोगिरी की UPSC में कोई जगह नहीं होती, IAS की कोई जगह नहीं होती। वो वहीं तक सीमित है, वो बस वहीं तक। असली में तो उसकी औकात कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप वहां योग्यतावान हैं तो फिर फील्ड में यदि आप संवेदनशील हैं और वाकई में जनता के लिए काम कर रहे हैं तो आप अधिकारियों और नेताओं के दिमाग में चढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वालों को पसंद आते हैं। एग्जाम में परफॉर्मेंस से नहीं पसंद आते। एग्जाम में आप फर्स्ट रैंक थे, सेकंड रैंक थे, टॉप 10 में थे, कोई मायने नहीं रखता। असली जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, असली जिंदगी में आप कितने संवेदनशील है, आपके पास कितने इनोवेटिव आइडिया हैं, किसी जिले में आप कितनी नई चीजें शुरू करते हैं, राज्य को क्या देते हैं, देश को क्या देते हैं, समाज को क्या देते हैं, और समस्याओं से कैसे जूझते हैं। जो प्रॉब्लम्स आती है ना, रियल वाली प्रॉब्लम्स, उनसे कैसे आप जूझते हैं, उनसे कैसे तनाव को कैसे झेलते हैं, आप अपना तनाव प्रबंधन कैसे करते हैं, और आप गुस्से को कैसे अपना कंट्रोल करते हैं। जब आपको कोई इरिटेट करता है तो आप एकदम से, तो आप शॉर्ट टेम्पर तो नहीं हैं, आप इस टाइप की चीजें, ये जो चीजें हैं ये आपका नाम फिर परमानेंट बनाती है। फिर धीरे 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 नाम बनने लगता है, फिर आपके सीनियर्स भी दरकिनार किए जाने लगते हैं और आपको बहुत आगे रखा जाता है। आपको जूनियर में इतना बड़ा काम कर दिया दे दिया जाता है जो पहले बहुत सीनियर आदमी, जैसे कोई
93 बैच का था और उसको वो काम दिया गया था, और मान लीजिए आप अभी 2000 बैच के हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो 93 वाले को पिछली बार ये काम दिया गया था, इस बार 2000 वाले को ये काम दे देंगे, यानी कि 7 साल सीनियर आदमी से 7 साल जूनियर आदमी, सीधा वही काम, जबकि वो 94 वाले को दिया जाना चाहिए 93 के बाद। लेकिन 94 से लेकर के 2000 तक के कम से कम 70 लोग बैठे रह गए और 70 लोगों को बाईपास करके आपको वो काम सौंप दिया गया, और बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये अगर हासिल होता है तो फिर हीरोगिरी शुरू होती है, उसमें आपकी कैपेबिलिटी होती है, आपने करके दिखाया वहां पर, वाकई में आपने ऐसा कुछ किया वहां जाकर के कि आपने सिद्ध किया, और आपको ये सिद्ध भी लंबे समय तक करना पड़ता है, कोई एक आध बार नहीं। चमत्कार टाइप एक न्यूज बन गई, कई लोग मैनेज कर लेते हैं न्यूज को, है ना, न्यूज़पेपर वालों से मिले हुए रहते हैं तो न्यूज बनवा देते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है, और वो फिर चारों तरफ से तारीफ होती है, जनता की तरफ से भी होती है, नेताओं की तरफ से भी होती है, मीडिया की तरफ से भी होती है, सामाजिक समूह धार्मिक समूहों से भी होती है, आपके परिवार वाले भी संतुष्ट होते हैं। तो ये एक लंबा होता है, इसलिए आप जो है मोदी जी जो है अपने भाषणों में कहते भी हैं कि सोशल मीडिया के लिए या प्रचार के लिए जो है आप जो है काम मत करो, आप अच्छा काम करोगे अपने आप प्रचार हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रचार के लिए काम कर रहे हो, कई लोग करते हैं, तो वो उनके चक्कर में नहीं पड़ना, अभी आपको उनको आदर्श भी नहीं बनाना, ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल एक अलग चीज है ना। तो वाकई में जो हमको बनना है वो वाकई में जो हमको बनना है वो क्या करना है, वाकई में हमको जो बनना है वो एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए उसकी तैयारी जो है वो विधिवत रणनीति पूर्वक करना है। तो शुरुआत दो चीजें तो मैंने बता दी आपको, एक जल्दीबाजी नहीं करना है, कई लोग जल्दीबाजी करके हमें भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए पूरा निर्माण होगा आपका, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जैसे हम कोई टेस्ट लेंगे आपका, अगर उस टेस्ट में 60 क्वेश्चंस अगर आप ठीक करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। टेस्ट में यदि आप 20 क्वेश्चन ठीक करते हैं, 30 करते हैं, 40 करते हैं तो नहीं होगा। तो आप तो अभी जब कभी भी आपका अभी एक आध महीने के आसपास हो जाएगा तो हम टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट के अंदर यदि आप अभी 30 के हैं, 30 क्वेश्चन नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो आपको 2 साल लगेंगे। यदि आप 45 के हैं तो 1 साल में चांस बनता है, और यदि आप 58, 60 के आसपास ठीक कर रहे हैं तो इस साल आपको परीक्षा देनी चाहिए। 55 से ऊपर ठीक कर रहे हैं तो इस साल आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट से पता चल जाएगा। 55 ठीक नहीं कर रहे हो और आप हमको रिजेक्ट कर रहे हो कि आपको पढ़ाना नहीं आता है, या हम मतलब आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या ये फिर ये आपका फॉल्ट है। तो अभी आप जिस भी स्थिति में हो अपना मान के चलिए कि अगर आप 30 से ऊपर नहीं जा पाते, 35 से ऊपर नहीं जा पाते, तो फिर आपको 3 साल लगेगा। और हो सकता है आप बहुत पुरुषार्थी हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं और बहुत अनुशासित रहेंगे और बहुत जिद्दी हैं, तो हो सकता है आप 2 साल में कर लें। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हो गए, हम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आपकी जो लापरवाहियां हैं वो जारी रहेंगी और आप जो है जो हमारी बातों को इग्नोर करते हैं बच्चे सामान्यतः, वो आप करेंगे इग्नोर, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बच्चे नहीं मान पाते पूरी तरह से। लेकिन जो बच्चे मानते हैं उनको लाभ मिलता है, चमत्कार आते हैं। सामान्य जो चमत्कार हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो परिवार बेहद गरीब हैं या घर पे संसाधन नहीं है, पढ़ने का कमरा नहीं है अलग, और जिनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है और हमको लगता है कि इस व्यक्ति का बनना बहुत मुश्किल है या अभी 1-2 साल में बनना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा व्यक्ति जब बन जाता है तो उसको हम चमत्कार। बाकी इस तरह का कोई चमत्कार नहीं होगा कि आपका कोई 28, 38 कुछ ठीक हो रहा है और अचानक से आप एग्जाम पास करके हमारे पास आ गए और हम चौंक गए, यार ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा चमत्कार नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि संसाधनों के अभाव में कई लोग कर जाते हैं जो हमको संभव नहीं लगता, या कई लोगों को संभव नहीं लगता कि इतना गरीब आदमी कैसे कर सकता है, ये इसके पास तो ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे बच्चे भी कर जाते हैं। तो 2 चीजें हो गई आपके लिए।
कि एक संतुलन बिठाना है सारे सब्जेक्ट्स में। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेंगे, तो मूल रूप से जो बड़ी बड़ी चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो 3 क्षेत्र में मानता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। एक पर्यावरण पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, पर्यावरण पारिस्थितिकी प्लस इंडियन इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और यूपीएससी इन तीनों को बदल बदल के पूछता है और जिस भी साल वो वेटेज देना चाहता है वो 35 क्वेश्चन तक ले जाता है किसी एक को। उसी को हम लोग यूपीएससी का बदला हुआ और ऐसा पैटर्न बोलते हैं कि इस बार तो यूपीएससी ने फोड़ डाला और सबका ध्वस्त कर दिया, जो पैटर्न मतलब तैयारी का तरीका था और ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं है, ये 3 चीजें हैं। किसी साल वो इकोनॉमी से 35 क्वेश्चंस पूछ लेगा, बाकी सबको 15 या 10 तक पहुंचा देगा। किसी साल एनवायरमेंट इकोलॉजी में कर लेगा, तब वो दोनों कम हो जाएंगे, तो हमको लगता है ये तो सरप्राइज है। और कभी कभी वो करंट अफेयर्स के साथ ऐसा करता है, पॉलिटी के साथ ऐसा कभी नहीं होता, हिस्ट्री के साथ ऐसा कभी नहीं होता और साइंस के साथ ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखें। तो मैंने आपको यूपीएससी का बदला हुआ व्यवहार भी बता दिया है ना, कि यूपीएससी अपने व्यवहार को इन तीनों के साथ बदलाव करता है। और अगर आप इन तीनों को अगर बहुत अच्छा कर लेते हैं तो फिर यूपीएससी का बदलाव का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसकी नब्ज को समझते हैं। तो हम गड़बड़ कहां करते हैं, हम इनके साथ कोई एक हिस्से को जो पिछले साल आया उसको लेके चलते हैं, जिसको वेटेज पिछली बार यूपीएससी ने दिया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमको लगता है कि ये इस बार भी ऐसा ही करेगा और वो वैसा करता नहीं है कंटिन्यू। तो हम लोग शौक लगता है, हमको लगता है ये क्या हो गया, है ना। तो बहुत सारे लोग ठगा हुआ सा महसूस करते हैं खुद को, बोले ये तो गेम ठीक नहीं है, तो रूल्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये 3 चीजें बहुत अच्छे से कर ली तो उसी साल आपका एग्जाम निकल जाएगा। 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के होंगे, 15 से 20 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के हैं, वो फिक्स है। 10 से कम प्रश्न जनरल साइंस एंड साइंस टेक के होंगे, वो 10 से कम रहते हैं, हमेशा कम रहते हैं, कभी कभी तो 3-4 ही रहते हैं। तो 5 से 10 कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक साइंस टेक। और अब कई बार आप कहोगे ये साइंस टेक है, वो करंट अफेयर्स में मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस साल का अगर वो कोई आपका मिसाइल पूछ रहा है, टेक्नोलॉजी पूछ रहा है या डिफेंस है या इससे है, तो वो इस साल की पूछ रहा है तो वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स फिर पॉलिटी का भी बनता है, करंट अफेयर्स, है ना। तो ज्योग्राफी लिख लीजिए, ज्योग्राफी जो है वो 10 से 20 प्रश्न रहेंगे, 15 से 20 भी कर सकते हैं, 10 से 20। कई लोग ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी में अंतर नहीं कर पाएंगे तो वो इधर उधर गड़बड़ कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा वो अलग है, वो सिखाएंगे हम आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये सारे सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री उतना ज्यादा केवल मेंस में है, थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स हैं वो हम बता देंगे आपको कैसे डील करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री उतनी ज्यादा नहीं है। तो इंडियन हिस्ट्री, उसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। और फिर मेंस के हिसाब से तो थोड़ा एथिक्स और भी चीजें हैं, उसमें हम अभी लोग नहीं जा रहे। अभी हम थोड़ा सा आपका प्रीलिम्स वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जो लोग किनारे पे हैं उन लोगों को अभी क्या ख्याल करना है और कहाँ वो अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे गेन कर सकते हैं, उसके हिसाब से बात करो। तो ये है, इन्हीं सब में आपको संतुलन बनाना है। संतुलन कैसे बनेगा, 3 चीजों को तो अगर आप रिस्की कर रहे हो तो फिर गायत्री मंत्र बहुत जपना पड़ेगा क्योंकि वो फिर प्रोबेबिलिटी वाली बात है ना। तो वो उसका फिर हम, हो सकता है कि आप जो भी चूज करोगे 3 में से वो निकल आए और आपका उसी साल सिलेक्शन हो जाए, है ना, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो सेफ तो ये रहेगा कि तीनों जो है वो बराबर जस्टिस किया जाए उनका।
ठीक है, तीनों को लेके चला जाए, और तीनों को लेके चला जा सकता है। उसमें एक अनुशासन लगता है, सबसे ज्यादा अनुशासन लगता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि उसमें आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आप घटनाओं को, अगले दिन की घटनाओं को आप रोक नहीं पाओगे। एक दिन यदि आपने छोड़ दिया तो अगर मान लीजिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये स्कोर जब भीमकाय होता है और आपका विकेट हो जाता है और ओवर अगर मेडल निकल जाता है तो फिर जो दबाव बढ़ता है, रन रेट बढ़ता है ना, उस रन रेट पे फिर आपको खेलना होता है। तो सामने वाला अगर मान लीजिए और ज्यादा तेज हो गया और उसने और फील्डिंग को और ज्यादा टाइट कर दिया और बॉलिंग और अच्छा बॉलर लगा दिया तो फिर वो उस रन रेट पे तो चेस करना और मुश्किल हो जाता है। तो ये आप अनावश्यक दबाव बढ़ाते हैं एक दिन छोड़ के, तो उसमें बहुत जबरदस्त, जिस साल आपको एग्जाम में अपीयर होना है उस साल पूरे साल रोज 3 घंटा करंट अफेयर्स को देना है, कैसे भी करके। जिस साल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं आप, अगर आप 3 साल तैयारी कर रहे हैं तो तीसरा साल चुनिए, बाकी के 2 सालों में आप 1-1 घंटा भी करंट अफेयर्स को देंगे तो चलेगा, लेकिन जो एग्जाम वाला साल है उस साल आपको 3 घंटा कम से कम करंट अफेयर्स देना चाहिए। समसामयिकी को देंगे उस साल की, और ये डिसिप्लिन अगर आपने मेंटेन किया 3 घंटा, उसमें 1 घंटा लिखना और 2 घंटा देखना, सुनना, पढ़ना, यूट्यूब वगैरह कुछ भी हो सकता है। उसमें मैगजीन भी हो जाएगा, मंथली मैगजीन भी लेना है एक आपको, डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर भी लेना है, तो न्यूज़पेपर को भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये, और आजकल बहुत सारे साधन आ गए हैं तो उसका फायदा भी उठाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे एनालिसिस है जो सब तरफ से अच्छी अच्छी चीजें चुन करके और आपके लिए लेके आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसको फायदा उठा सकते हैं। बस ये है कि वो जो साइड से इनपुट देते हैं अपनी मर्जी से, वो उनके खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, जब तक वो एडिटोरियल्स को लेके चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर चल रहे हैं, तब तक वो ठीक है। पर्सनली जब वो बताते हैं तब थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा आपको कि वो इनपुट ठीक है कि नहीं, उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि दिक्कत पैदा हो सकती है, धीरे धीरे आप गलत व्यक्ति भी बन सकते हैं। गलत व्यक्ति से मतलब गलत इंफॉर्मेशन की भंडार आपके पास हो जाएगी, तो वही चीज फिर एग्जाम में निकलेगी, और एग्जाम में निकलेगी तो फिर मार्क्स पनिशमेंट होगा, प्राइज के बजाय पनिशमेंट में चले जाएंगे आप। तो मुझे लगता है ये वाली बात समझ में आई आपको। तो सबसे ज्यादा अनुशासन, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लगता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि वो रोज बदलता है और रोज नया उसमें एड होता है। तो मान लीजिए 20 खबरें आज की हैं और 20 खबरें आप नहीं कर पाए, आपने 10 से काम चलाया तो आप 50% पे रह गए, तो उधर 35 में से फिर आपके 15 से 20 प्रश्न ठीक हो पाएंगे। तो दूसरे दिन यदि आपने 30 करने का सोचा तो आप 15 तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 10 की है, तो आप 15 पे पहुंचेंगे, फिर पेंडिंग हो जाएगा। तो ये बैकलॉग आपका आगे जाकर के बहुत महंगा पड़ने वाला है, आप आगे कवर नहीं कर सकते इसको, फिर आपको दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसमें डिसिप्लिन ये रहता है कि आप 20 का 20 कंप्लीट करके इसको खत्म करें आज, कल फिर नई खबरें होंगी, नई जानकारी के साथ नई चीजें होंगी, तो फिर आपको उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये 3 घंटा रोज करने से हो जाता है, लेकिन कहने में आसान लग रहा है, लेकिन 3 घंटा जो है केवल करंट अफेयर्स को देना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपकी जिंदगी भी बन रही है। तो किताबों के पास रहिए, किताबों से प्रेम कीजिए, सूचनाओं से प्रेम कीजिए, और न्यूज़पेपर को अपना मतलब सिलेबस का पार्ट मानिए, है ना। और न्यूज एनालिसिस, फालतू की टीवी की डिबेट में नहीं पढ़ना, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टीवी की डिबेट में जो लोग आते हैं, जो पैनलिस्ट होते हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होता, बहुत थोड़े बहुत होते हैं, है ना, थोड़े बहुत होते हैं। कुछ एक सिलेक्टिव कार्यक्रम हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि समझदार आदमी तो कभी नहीं जाएगा तो जो खास आपको ज्ञान दे सकता है और जो बहुत अच्छे से आपको समाज को बहुत, वो तो वहां कभी नहीं जाता। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो वहां मिलेंगे आपको, तो वहां उसको अवॉइड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आपको और दूसरे न्यूज चैनल वगैरह आपको मदद कर सकते हैं। रवीश कुमार की मैं तारीफ करता था, लेकिन कभी कभी हाइपर हो जाते हैं वो। तो जनरल वो दरअसल क्या होता है कि हर आदमी की एक पर्सनल नफरत भी है मन में,
तो नफरत जो है वो कभी कभी बाहर आ जाती है, तब वो खराब हो जाता है कार्यक्रम। बाकी जनरली 90% कार्यक्रम अच्छे होते हैं, जब तक वो जनरल इंफॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बायस्ड होते हैं, पूर्वाग्रह जब आ जाते हैं, तो फिर वो खराब होने लगता है। तो केवल रविश की बात नहीं है, और भी सब लोगों के साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव कई तरह की चीजें हैं। और मुझे लगता है कि ये उस परिवेश पे भी निर्भर करता है कि आप कहाँ से आते हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, आप का जन्म कहाँ हुआ है, तो अलग अलग चीज है ना। और ये मान्यता है। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को पढ़ते समय में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो आपको सिखा रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, वो अलग अलग तरह के लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं कि किसी संस्थान में वो पहुंच नहीं पाए, इस वजह से उस संस्थान की बुराई करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जब 12वीं की परीक्षा दे रहा था, तब उसका सपना था डॉक्टर बनना, और वो नीट की एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाया, बहुत मेहनत की लेकिन नहीं कर पाया। तो एक समय के बाद हो सकता है कि वो मेडिकल एग्जाम को ही गाली दे दे, या मेडिकल कॉलेज को ही बेकार बोलने लग जाए, या डॉक्टर बनना ही बेकार चीज है, मतलब या डॉक्टर बनना कोई खास बात नहीं है, मतलब इस तरह के उसके वो विचार हो जाते हैं एक समय के बाद में। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये एक परिपक्व विचार है, ये ऐसा नहीं है। ये पर्सनल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है विचारों का। तो जो व्यक्ति जहां जाता नहीं है, जैसे कोई क्रिकेट किसी को समझ में नहीं आता, क्रिकेट देखते नहीं है, तो उसको क्रिकेट बहुत बुरा लगेगा। एक पागलपन की हद तक क्रिकेट देखता है और बिना उसके रहता नहीं है क्रिकेट के, वो फिर उसके विचार बिल्कुल ही अलग होंगे, है ना। तो आदर्शवादी और यथार्थवादी दो तरह की विचारधाराएं होती हैं। तो एक आदर्शवादी विचारधारा होती है, एक यथार्थवादी होती है। तो आप किस प्रकार के लेखकों को पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी कि जिन लेखकों को आप पढ़ेंगे ना, फिर आप उसके फैन हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके विचार वैसे हो जाएंगे। विचारों को पढ़ने से हम वैसे ही हो जाते हैं जिसके विचार हम पढ़ते हैं। तो आप कम्युनिस्ट विचारों को पढ़ोगे तो कम्युनिस्ट जैसे हो जाओगे, अल्ट्रा राइटिस्ट को पढ़ोगे तो अल्ट्रा राइटिस्ट हो जाओगे। तो दूर दक्षिणपंथी विचारों को पढ़ने से भी नुकसान होता है, क्योंकि वो आपको प्योर मटेरियलिस्टिक बना देते हैं, या बिल्कुल पूंजीवादी दृष्टिकोण सिखा देते हैं, कैपिटलिज्म सिखा देते हैं, और वो हर चीज में व्यापार करना सिखाते हैं कि इसमें व्यापार होना चाहिए। और कम्युनिस्ट होते हैं तो वो हर चीज को फ्री बीज की तरफ ले जाते हैं, या उस तरह से सिखाते हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो एक्सट्रीमिज्म से बचना है विचारों में, है ना। आपको अतिवाद से बचना है। तो जो दूर होता है ना, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम होता है, उससे बचना है। न तो आपको एक्सट्रीम कम्युनिस्ट बनना है, ना एक्सट्रीम राइटिस्ट बनना है। तो दोनों से कैसे बचें, क्योंकि लेखक तो दोनों तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना है। 10 हिंदू में आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज है और बहुत अच्छी चीज है, वो भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो वो देखना है। पार्टी वाली विचारधाराओं से ऊपर उठना है, क्योंकि पार्टियों को चुनाव जीतना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और चुनाव के दिनों में अलग तरीके से जाएंगे, विचारधारा के आधार पर जब जाएंगे तब वो फिर अलग तरीके से जाएंगे। तो धार्मिक कट्टरवाद से भी बचना है, और विचारधारा के कट्टरवाद से भी बचना है, और राजनीतिक कट्टरवाद से भी बचना है। तो आपको बहुत तरह की सावधानियां रखने की जरूरत पड़ेगी। तो कट्टरवाद मतलब एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि आप एक्सट्रीम नहीं हो सकते। एक्सट्रीमिज्म जो है फिर आपको विचारवान नहीं बनाएगा, तब आपके विचार जो है वो बंद जाएंगे, और किसी परिधि में एक बार बंद गए तो फिर वो उससे बाहर लिख नहीं पाएंगे। तो वो परीक्षा के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और जो प्रशासनिक आचार संहिता है उसके हिसाब से भी ठीक नहीं है, क्योंकि देश तो डाइवर्सिटी वाला है। तो यहाँ कट्टरवाद जो है वो नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से अपना संतुलन बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने देखा जाए तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन ये शुरुआत में कहने से क्या होगा कि आप सिलेक्ट करेंगे किसको, एडिट्स को भी। जो एडिट्स आप पढ़ने जा रहे हैं उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ होते हैं निरपेक्ष स्वभाव के होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल फॉर्म के होते हैं। जैसे कि इसरो ने इस साल इतना मुनाफा कमाया, तो ये बहुत सामान्य प्रकार का, इसमें ना तो दक्षिणपंथी है, ना
धार्मिक है, ना इसमें कुछ है ना, या भारत के PSUs जो हैं वो इतने घाटे में चल रहे हैं। तो ये आर्टिकल भी मुझे लगता है निरपेक्ष होता है या फिर इस प्रकार का न्यूट्रल उदासीन स्वभाव का होता है। तो ऐसे आर्टिकल आपको ज्यादा पढ़ने चाहिए, है ना। बाकी आर्टिकल पे मैंने बताया सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है, कई तरह की चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो वो सब बहुत सामान्य होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति बचपन से ऐसे परिवार में रहा है जहाँ शराब पीना बहुत आम बात है, मांसाहार करना बहुत आम बात है, तो उसके लिए वो सब सामान्य सी चीज होती है, उसके लिए वो निगेटिव चीज नहीं होती। वो अपने पिता के साथ भी शराब पीते हैं, वो पूरे परिवार के लोग साथ में बैठ के शराब पीते हैं, कभी भी ग्लास उठा करके ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ कौन क्या सोचेगा। और कोई कोई समाज ऐसा होता है या परिवार ऐसा होता है जहाँ शराब पीना मतलब बहुत खतरनाक चीज होती है। शराब पी लिया मतलब बहुत ही बड़ी बात हो गई, आपने पी कैसे लिया, मतलब ये वाली चीज। तो ऐसे परिवार वाले तो फिर उसको उस तरह से लेते हैं। तो हम लोगों के यहाँ अलग अलग तरह के कल्चर हैं, और भारत में भी हैं, विदेशों में भी हैं। तो कुछ लोग विदेशों में पले बड़े होते हैं, भारत में आ गए, वो अलग कल्चर से आए हैं, वहाँ की विचारधाराएं अलग हैं, खाना पीना अलग है। और वो जब हम उस खान पान के आधार पर ही जब हम उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं तो ये देखना पड़ेगा आपको कि वो किस विचारधारा से आते हैं। तो हम लोग भारत में खुद में कितनी डाइवर्सिटी, इतनी तो दुनिया में कहीं नहीं है जितनी भारत में डाइवर्सिटी है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे रहने सहने की हो, चाहे विचारधाराओं की हो। तो यहाँ आइडियोलॉजी में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने तरह तरह के विचारधाराएं हैं। तो आप यदि कट्टर हो जाएंगे किसी एक को लेकर के तो आप तो बायस्ड हो गए, अब आपका पूर्वाग्रह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये इतने सारे विलेन हो जाएंगे, इतने खलनायकों के साथ फिर आप एक साथ इतने फ्रंट पे लड़ेंगे कैसे, क्योंकि विचारों के माध्यम से तो आप लड़ ही रहे हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब चूंकि मेरी परवरिश गायत्री परिवार में हुई और मैं इतना देखा जाए तो ये भी एक बहुत कट्टर विचारधारा हो जाती है कई मामलों में, क्योंकि इसकी अपने एक आचार संहिता है, इसका अपना एक वो है। लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, जिन चीजों को हम लोग कभी जो है वो सोच ही नहीं सकते थे कि ये हो सकती हैं। हमने कहा ये ऐसा है तो है, हम क्या कर सकते हैं, उसका हत्या तो नहीं कर सकते। अच्छा, सब चीजों की मॉब लिंचिंग भी आप नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कितने तरह के लोगों की मॉब लिंचिंग कराएंगे और कितने लोगों की कराएंगे। मॉब लाओगे कहां से जो लिंचिंग करेगी। तो मॉब लिंचिंग भी वैसे आसान नहीं है। अभी मैं एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि सोशल कंट्रोल तो एक बहुत बड़ा मीडियम है, और मॉब लिंचिंग तो उसी की होती है जिसको सोसाइटी पसंद नहीं कर रही, क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे लोग एक साथ जाकर के उसको लिंच करते हैं। तो जब कानून नहीं बना था तो एक समय में तो सोशल कंट्रोल इसी से माध्यम से होता था कि लोग सब मिलकर के पीट देते थे, है ना। या कई बार व्यक्ति, कानून तो कोई नहीं है, पुलिस भी नहीं है, पुलिस थाना तो आपका 50 किलोमीटर पे, तो फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है लोकल में? जनता ही मेंटेन करती है ना, क्योंकि आदमी इसी कारण से ठीक रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे इस डर से वो ठीक रहता है, और डरता है कि लोग पिटाई करेंगे अगर मैंने ऐसा काम किया तो। इसलिए कोई व्यक्ति जिसकी मॉब लिंचिंग हो रही है उसको ये आशंका तो है, उसको ये तो पता है कि मैं काम कर रहा हूं, इसमें मेरी लिंचिंग हो सकती है और मेरी हत्या तक हो सकती है, उसके बावजूद वो काम करता है, इसका मतलब वो किस हद तक तो जिम्मेदार है लिंचिंग के लिए, वो खुद भी। फिर आता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है अधिकार दिया है कि वो स्वतंत्र है और उसको फिर फंडामेंटल राइट्स और वो सब है, तो उसमें तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है आपको, अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही तो फिर आपकी लिंचिंग हो जाएगी। फिर आता है कि पर कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बाद में बना ना, अभी 1950, मॉब लिंचिंग हो रही है तो एंशिएंट है, बहुत पुरानी है। तो ये जो ये अभी अगर आप इसकी बहस में जाएंगे ना तो बहुत अलग है। लेकिन आप अगर मान लीजिए किसी विचार से सहमत नहीं है तो क्या आप मॉब लिंचिंग करवा देंगे? नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आप कैसे करेंगे, इतने सारे लोग कहां से लाएंगे। तो इसलिए लिंचिंग भी आसान नहीं है कि आपके उकसाने से कोई जाके लिंचिंग कर देगा, इतना आसान नहीं है मॉब लिंचिंग करना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि आप जब मॉब लिंचिंग नहीं करा सकते, आप अपने विरोधी को खत्म नहीं कर सकते, आप खलनायकों को मार नहीं सकते, तो फिर आप तो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी उसमें क्यों उलझते हैं?
आप ये सोचिएगा, आप एनालिसिस करिएगा कि इन लोगों की ये विचारधारा है। जैसे लेखक लिखता है ना, एंथ्रोपोलॉजी में लेखक लिखते हैं कि जो नागा जनजाति थी वो हेड हंटिंग करते थे, शिरोच्छेदन करते थे, है ना। आप बोलेंगे कि अंडमान निकोबार में जो लोग हैं वो बिना कपड़ों के रहते, जंगल में रहते हैं, उनको कुछ खाने पीने का नहीं देना चाहिए क्योंकि वो हजम नहीं कर पाते। हम घर से जो ले जाते हैं बेकरी का आइटम वगैरह, तो उनमें उनकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए उनको खाना पीना देने से भी मना करते हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं वो कई बार वो नहीं पचा पाते। और वो मनुष्य तो है, ये होमोसेपियंस है, लेकिन वो जो जावा और वो जो मेन है वो, सॉरी वो कौन कौन से बताए थे, सेंटिनलीज और वो नहीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं, अभी जो बताया शोम्पेन, सेंटिनलीज और कौन कौन सी 5 स्पीशीज बताता हूं मैं हर क्लास में, तो बताता हूँ। जरावा, सॉरी, हाँ जरावा, ओंगे, जरावा। तो ये जो लोग हैं, आप स्टडी करते समय आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं कि क्या मतलब सभ्यता ही नहीं है लोगों को, कपड़ा पहनना चाहिए, या आप उन, दरअसल वो है ना, वो उनका कल्चर है, वो ट्राइब्स हैं, कल्चर है उनका, वो जंगलों में रहते हैं, आप उनके कल्चर में दखल करने गए हैं। अगर आपको ये सब करना, तो फिर उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए फिर बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे, है ना। तो जो हमारे समुदाय, जो भील थे, गोंड थे, बेगा थे, वो तो हमारे साथ आ गए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ गए, नौकरियां करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, आपको मॉल में दिख जाएंगे, नौकरी करते हुए दिख जाएंगे, तो वो लोग आ चुके हैं। लेकिन हम लोग उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उनको, वो उनकी संस्कृति है। तो आपको वहां विचारधारा अलग होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही वो है। दरअसल ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन सोसाइटी के, उसके डाइवर्सिटी का सम्मान करते हुए, उसको वहीं एग्जिस्ट कराते हुए, आपको उसका सम्मान करते हुए फिर आपको कुछ लिखना है, आपको अपना विचार व्यक्त करना है। आपको मुसलमानों को पूरा हिंदू बना करके और फिर आप उनके बारे में लिखेंगे नहीं। आप कहेंगे कि हमारे देश में धर्म जो है मुस्लिम धर्म है, उसकी जनसंख्या इतनी है, इतना प्रतिशत है, और वो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो ये गलत करते हैं या सही करते हैं, ये आपको नहीं करना। तो आपका, मुझे लगता है बहुत सारा जो है मति भ्रम जो है, वो डायलेमा या कहें कि जो दुविधा है, वो दूर हुई होगी कि कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपके लिए सूचना है, और सूचना का आपको पोस्टमार्टम करना है कि इसमें राष्ट्र के लिए यानी कि प्रोज और कॉन्स निकालना है, और लास्ट में बैलेंस्ड व्यू देना है। ये चीज पकड़ लीजिए, उसका सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण निकालना है हर चीज का, लास्ट में संतुलित दृष्टिकोण निकालना है। तो आपका उद्देश्य है संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड व्यू देना, कि बैलेंस्ड क्या है, प्रोज कॉन्स निकाल के बैलेंस्ड व्यू जरूर देना है आपको, ठीक है। और घटनाओं के प्रति निरपेक्ष रहना है, उसके सापेक्ष नहीं जाना है। आपको निर्णय नहीं देना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। जो संवेदनशील मुद्दे हैं, अब 3 जगह पर आपको सावधान रहना। एक गरीबों के प्रति, 3 जगहों पर बहुत सावधान रहना है। एक गरीबों के प्रति, जिसको वीकर सेक्शन भी बोल सकते हैं, और दूसरा महिलाओं के प्रति, और तीसरा है पर्यावरण के प्रति। इन 3 में कभी भी आप बैलेंस नहीं जा सकते। इसमें हमेशा आपको इनका पक्ष लेना है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उत्तर लिखते हुए इन 3 के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना, किसी भी कीमत पे नहीं जाना, ध्यान रखिए। महिलाओं के अगेंस्ट कभी नहीं लिखना है, पर्यावरण के खिलाफ कभी नहीं लिखना है, और गरीबों के खिलाफ कभी नहीं लिखना है, ध्यान रखिए। तो फिर ये चाबी है आपके लिए सूत्र लिखने की। अगर आपने इन तीनों में अगर सोचा है कि सर ने कहा था पहले नकारात्मक लिखो, फिर सकारात्मक लिखो, और फिर बैलेंस्ड व्यू लिखो, नहीं, इसमें बैलेंस्ड व्यू नहीं होगा। इनमें आपको इनका पक्ष लेना हमेशा। यही प्रशासन, दरअसल आपको नियुक्ति इसलिए किया गया, आपकी नियुक्ति ही इसीलिए होती है, आपकी नियुक्ति इसी ही लिए है, ठीक है ना। मतलब इसलिए आपको इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं सोचना, अपनी अकल नहीं लगाना। अब इसमें क्या हो सकता है कि हमारे दादाजी का कुछ मत हो सकता है,
कि मैं औरतों का दिमाग घुटने में होता है है ना। हमारे दादाजी मान लीजिए ऐसा बोलते हैं तो हम उनसे इम्प्रेस नहीं हो सकते और वो वाली बात यहाँ ला करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो ऐसा भी कोई पर्यावरण का विनाश नहीं हो रहा। उद्योग लगने जरूरी हैं। आपके परिवार में किसी का मत हो सकता है कि उद्योग नहीं लगेंगे तो लोगों के, पर्यावरण का क्या है, पर्यावरण तो हो जाता है, जंगल तो बन जाते हैं। सड़कें भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, हाँ वो जरूरी है। डैम नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेंगे, बड़े उद्योग नहीं होंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं होंगी तो देश का विकास कैसे हो। देखो अमेरिका कितना विकसित हो गया, तो क्या हम ऐसे ही रहे पुराने जमाने में? हमको आगे बढ़ने का हक नहीं है क्या? तो ऐसे विचार वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उनकी तरफ नहीं जाना है। गरीबों को क्या सब कुछ फ्री में बांटते, सब आदमी काम करें। वो आलसी हैं इस वजह से ऐसा है, वो शराब पीते हैं इसलिए ऐसा है, उनके कर्म ही ऐसे हैं, पुनर्जन्म का भोगना पड़ता है। पहले के जन्म में उन्होंने गलत काम किए होंगे तब आज वो इस स्थिति में है। तो ये ऐसी बातें करने वालों की बात नहीं मानना है। आप थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखनी है, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इन तीनों को फायदा पहुंचाने के लिए है। आप वहां पर एक तरह से जिम्मेदार व्यक्ति होंगे और आपके कंधे पर ये सारी जिम्मेदारी होगी कि आप इन तीनों को फायदा, इसके अलावा और कुछ नहीं है आपका काम। किसी भी ब्यूरोक्रेट का इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता। चौथा काम ही नहीं है आपका। ये तीन का काम करना है, यही हो गया। इसमें एजुकेशन भी आ जाएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। इन तीनों में ही आएगा कहीं न कहीं, आप हेल्थ भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हेल्थ का ख्याल भी किसका करना है? गरीबों का करना है। हेल्थ का ख्याल भी तो गरीबों का ही करना होगा, क्योंकि अमीरों की तो हेल्थ का ख्याल करने की कोई आवश्यकता है नहीं, वो तो अपना खुद ख्याल रख लेते हैं, पैसा है उनके पास, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, अमेरिका इलाज कराने चले जाएंगे, चले जाते हैं ना। आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा, जितने भी सेलिब्रिटीज इलाज करा के आए, चाहे वो मर गए हो बाद में यहाँ आके, लेकिन इलाज तो उन्होंने सबने अमेरिका में ही कराया है ना। यहाँ कराते तो भी मरते, ठीक है, क्योंकि उसमें इलाज है नहीं उतना ज्यादा, तो वो चले जाएंगे वहां पे। तो आपको किसको बचाना है, आपको किसका ख्याल रखना है? ये चाहे एजुकेशन हो तो एजुकेशन में आपको अमीरों का ख्याल नहीं रखना होता, आपको गरीबों का ही रखना होता। तो बात वही आ गई। तो चाहे कोई सा भी प्रोग्राम उठा के देख लो आप सरकार का, इसलिए फिर वो किसानों पे जब बात आएगी तो आपको किसानों का फेवर करना पड़ेगा। गरीबों के फेवर के साथ आपको किसानों को फेवर करना पड़ेगा, क्योंकि किसान गरीब ही होता है। किसान गरीब क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लिया जाए उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी होती है तो वो वहां जाना पसंद करेगा। किसान बनना कोई पसंद नहीं करता, मजबूरी में आदमी किसान बनना पसंद करता है। उसके पास जब अपॉर्चुनिटी नहीं होती तब वो पसंद करता है, अदरवाइज तो वो दूसरी चीज ही करता है जो उसको नौकरी मिलती है या बिजनेस मिलता है, क्योंकि उसमें साफ सुथरा होता है, सर्टेनिटी होती है, एक सैलरी होती है या एक बिजनेस का प्रॉफिट होता है, और टाई वाई लगा करके घूम सकते हैं, कार में घूम सकते हैं। किसान भी कार में घूमते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो वाकई में किसान है वो उनको वापस, हो सकता है तो ऐसा नहीं कि वो कभी कार में नहीं घूमता है, लेकिन अधिकांश समय फिर उसको खेतों में भी जाना पड़ता है। मजदूरों से काम कराना भी तो कराने के लिए भी आपको वहां उतरना पड़ता है मैदान में। मजदूरों से काम लेने के लिए भी तो खेतों में ही जाना पड़ता है। तो बहुत सारी बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जो सुखदायी नहीं होती, और ये उसका प्रॉफिट भी अनसर्टेन होता है, बारिश पे निर्भर करता है, सीजन पे निर्भर करता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चैलेंज होते हैं कृषि के, इसलिए वो आपको पीड़ित वर्ग में ही रहेगा। किसान हमेशा पीड़ित वर्ग में रहेगा, तो उनके प्रति सिंपैथी वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अधिकांश 99% आर्टिकल जो आप देखेंगे वो किसानों के समर्थन में मिलेंगे, किसानों के विरोध में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अभी आप जैसे मान लीजिए कुछ कमजोर वर्गों के लिए जब आप आरक्षण के बारे में बात करेंगे तो अधिकांश आपके विचार जो है वो जो सवर्ण वर्ग से आते हैं उनका मान्यता घर परिवार में यही होता है ना कि आरक्षण की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत है, सारी समस्या उसी की वजह से है। पर आप यहाँ आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा बहुत एक दो विचार लिख दिया आपने कहीं कुछ, लेकिन वो उसमें पकड़ा गए तो फिर लफड़ा हो सकता है तो उसमें बचना चाहिए हमको।
इस प्रकार के विचार लिखने से। ठीक है, फ्री बीज के ऊपर जहां तक है तो उसको सकते हैं, जैसा अभिजीत बनर्जी लिखते हैं या अमर्त्य सेन लिखते हैं गरीबों के प्रति, उस तरह से देकर के आपको लिखना चाहिए। आपको लगता है कि ये बहुत एक्सट्रीम विचार हो जाएगा तो आप उदाहरण दे सकते हैं, कोई बड़े विचारकों या बड़े थिंकर का नाम लिख करके, अकॉर्डिंग टू लिख करके, उनके अनुसार ऐसा लिख करके उसको आप दे सकते हैं। तो ये शुरुआत ऐसे करनी है आपको। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स में क्या क्या सावधानी रखनी है, ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और कैसे उसको पढ़ना है। एक नया विचार बनेगा आपका, नए तरह के व्यक्ति के रूप में आप निभरेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आप मौलिक होंगे, आप ओरिजिनल होंगे। इस बार जब आप होंगे तो आप ओरिजिनल होंगे, आपके खुद के विचार होंगे और आपने सभी तरह की चीजों को सोच समझ करके उसको निकाला हुआ होगा। उस मौलिकता की बात ही अलग होगी, और वो मौलिकता वाली बात जब आप बात करेंगे तो तमाम लोग आपकी उन बातों को सुनेंगे। तो ये एक सावधानी रखनी है। पर्यावरण का जो मैंने आपको जिक्र किया था कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो लिमिटेड है, उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि 1975 के आसपास कानून बनना शुरू हुए हैं, और वही आपका 1972 का पर्यावरण जो एनवायरमेंट समिट है, पहली वाली आर्ट समिट, बस उसी से शुरुआत हुई है। तो वहीं से शुरुआत हुई है, तो बहुत ज्यादा इतिहास भी नहीं है पर्यावरण के बारे में काम करने का। थोड़ा सा भारतीय संस्कृति के बारे में, और उसमें जब हम बात करने जाते हैं तो थोड़ा सा आप एंशिएंट इंडिया का या हमारे कल्चर में पर्यावरण को कैसे बचाया गया, इसका 1-2 पेज पढ़ सकते हैं। कई लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर जाते हैं कि भारत बहुत आगे है पर्यावरण को बचाने में, हमारी संस्कृति। वैसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा बहुत आगे होता तो बहुत सारा पर्यावरण हम वैसे ही बचा लेते। धर्म के रहते हुए, संत महात्माओं के रहते हुए, धार्मिक संस्थाओं के रहते हुए पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है, जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। बलि प्रथा थी हिंदू धर्म में, जो बिल्कुल घृणित प्रथा थी। बलि दी जाती थी, जानवर मार दिए जाते थे। तो बलि प्रथा की कई लोग विरोध करते हैं मुसलमानों का कि वो बलि देते हैं, पर हिंदू धर्म भी बलि प्रथा से निकल कर के आया। उसमें अब जाकर के एक तरह से सरकारी तौर पर वाइल्ड लाइफ एक्ट आने के बाद में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद में उस पर एक तरह का प्रतिबंध लगा है। लेकिन अभी भी चोरी छुपे बहुत बलि प्रथा होती है हिंदू धर्म में, देवी देवताओं के नाम पे भी होती है, और बल्कि उनका मास किलिंग होता है ना। तो ये जो कुप्रथाएं हैं ये हमारे यहाँ रही, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसको महिमा मंडित करना है कि हिंदू संस्कृति तो, भारतीय संस्कृति तो बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रेमी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये इस टाइप की पढ़ाई में आप लोगों को नहीं जाना। या फिर निरपेक्ष रहना है आपको, है ना। आपको कानूनन चीजें पढ़नी है, और कानूनन चीजें पढ़ते समय में जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, एनवायरमेंट हुआ, गरीब हुआ, और तीसरा क्या बताया, महिलाओं वाला हुआ। इन दोनों में 2 तरह की चीजें ध्यान रखिएगा। पहला रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पूरे में आपको ध्यान रखना है संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान में इनके लिए क्या क्या प्रावधान है। गरीबों के लिए, गरीब में फिर मैंने सभी तरह के ले लिया है, उसमें SC ST भी आ जाएंगे, सब तरह के गरीब, जो भी गरीब है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, और दूसरे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं, यानी वैधानिक प्रावधान, यानी कानून बना करके संसद में या विधानसभाओं में कानून बना करके कौन कौन से प्रयास किए गए। ये दोनों प्रयास आपको लिखना है, संवैधानिक प्रावधान और कानून बनाकर किए गए हुए प्रोविजंस, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो दोनों प्रोविजंस जब आप लिखोगे तो फिर 30वें नंबर पे आएंगे सरकार की प्लान्स, स्कीम्स, या नीति आयोग में, या फिर योजना आयोग में, पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसमें, या गवर्नमेंट के जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, अभियान चला करके कुछ होते हैं, वो आएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई कि आपका सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस धार्मिक, कल्चरल या हमारी एंशिएंट वो नहीं है, जिसको हम लोग हेरिटेज मानते हैं, या जिसको हम मानते हैं कि हमारी लिगेसी है। तो वो उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं जाना है, लिगेसी में नहीं जाना है। हम लोगों को यहीं तक बना रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। कहाँ से आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, या संसद ने जो प्रोविजंस बनाए उसमें से आएंगे। तो बहुत स्पेसिफिक तैयारी हो जाएगी आपकी, अदरवाइज आप भटक जाएंगे। कई आर्टिकल योजना पत्रिका में, या कई आर्टिकल जो आपको बहुत धार्मिक स्वरूप के होंगे, तो पता चला पंडित कुंजीलाल दुबे जो हैं वो
वेदों से भी उठा लाए कि यहाँ ये श्लोक जो है ये पीपल के पौधे के लिए है, इसकी पूजा हम करते आए इसलिए आपको पीपल के पेड़ सब जगह दिखते हैं। वो उससे कोई बहुत ज्यादा आपको न तो क्वेश्चन आएगा पीपल के पेड़ का और ना ही उस श्लोक का कोई मतलब है। बस ये है कि इमोशनल होकर के आप बस हिंदुत्व की तारीफ आप कर सकते हैं, तो वो पढ़ लीजिए, कहीं पढ़ने में आया तो बुराई नहीं है। और उसकी तारीफ भी आप कहीं लेक्चर में कहीं आप चीफ गेस्ट बन गए है ना, कलेक्टर बन के, तो वहां काम आएगा वो ऐसे इम्प्रेस करने में नेता को ठीक है, वो वहां के लिए, एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें आएंगी, उसमें आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। अगर वो किसी अनुसूची में है तो वो अनुसूची लिखना है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है तो संवैधानिक संशोधन लिखना है। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उसका इस तरह से परिभाषाओं में जिक्र हुआ है तो परिभाषाओं में आपको इस तरह से दे सकते हैं। तो ये आपका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कई बार स्पेशल एक्ट आते हैं और वो एक्ट जो है बड़े युगांतरकारी होते हैं, यानी कि वो पूरा एरा चेंज करके रख देते हैं। उसके बाद में परिस्थितियां बहुत बदल जाती है, कई लोगों को जेल होती है, कई लोग उसके बाद उस काम को करना बंद कर देते हैं, बिजनेस चेंज कर लेते हैं। तो वैसे एक्ट जो बनते हैं वो एक्ट चाहे वो विधानसभाओं ने बनाया हो चाहे वो संसद ने बनाया या अध्यादेश हो, ऑर्डिनेंस के रूप में आया हो, वो एक्ट आपको उनकी बातें लिखनी चाहिए। तो मेंस में जब आप लिखेंगे तब के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, तो फिर देखेंगे कि आपकी तैयारी ठीक ठीक जा रही है। तो पर्यावरण का मामला हो, ये तीनों विषय हमने बता दिए, ये कोई भी मामला हो, उन सब में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। उसके बाद फिर सरकार की योजनाएं और प्लान और अभियान और स्पेशल एफर्ट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स की समझ आ रही है, कैसे पढ़ना है ना। प्रामाणिक सामग्री कौन सी होगी ये भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भी कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपको एक तरफ विचारधारा में एक तरफ खींचता हुआ नजर आएगा तो वो प्रामाणिक सामग्री में नहीं आएगा। वो इसका मतलब है वो किसी धर्म विशेष के बारे में, किसी संगठन विशेष का समाचार पत्र है और वो आपको केवल वही दिशा देना चाहता है और वही चीज आपके अंदर भरना चाहता है। जैसे मान लिया जाए आपको कोई ये सिखाए कि आपके पास जो बैठा व्यक्ति है उससे उसकी जाति पूछो, फिर बाद उसके पास बैठो, तो ये बात आपको आसानी से हजम नहीं होगी कि सबसे पहले उसकी जाति पूछो और उसके बाद उसके पास बैठो। तो ये बात हजम होगी क्या? आसानी से नहीं होगी। ये नहीं होती है तो आपकी अंतरात्मा ही गवाह दे रही होती है कि हाँ मतलब ये तो ठीक नहीं है। तो नहीं है तो फिर उसको समझ लीजिए कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है और ये ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है पढ़ने का। तो वो आप एक दो लाइन एक पैराग्राफ पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, आप उसको छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं है। जो आपको एक तरफ सोचना सिखाता है, जो आपको अनटचेबिलिटी सिखाता है, जो आपको डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाता है, तो जो आपको यूनिटी की तरफ ले जाता है, जो आपको इक्वालिटी की तरफ ले जाता है, इगलिटेरियन सोसाइटी की तरफ ले जाता है, बराबरी की बात करता है, और जो आपको दूसरों को एम्पावर करने की बात करता है कि सबका साथ में बढ़ना जरूरी है, यानी वही सबका साथ सबका विकास, और जो मदद करने की बात करता है, जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, मानवतावादी अप्रोच है, जो कल्याणकारी अप्रोच है, वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है, वो आपका सिलेबस है, वो आपका मटेरियल है। तो मुझे लगता है आपको आसानी से वो सब चीजें हैं। और साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वाला है, यानी कोई आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाता है, दकियानूसी बनाता है, बिना तर्क तथ्य प्रमाण के विश्वास करना सिखाता है, जब फैक्ट्स नहीं है, लॉजिक नहीं है, कुछ भी एविडेंस नहीं है, और आपको बोलता है विश्वास करो क्योंकि हम कह रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें फर्जी है और ये फाल्स है, और ये आपकी सिविल सर्विसेज की अध्ययन सामग्री नहीं है, ध्यान रखिए। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझें कि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो चीजें हैं अगर आपको 4-5 साल बाद समझ में आएगी तो आप पछताएंगे। तो मैंने शुरू में ये कहा था आपको क्लास के कि 4-5 साल बाद जब आप किसी स्थान पे खड़े होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ठगे गए हैं, आप बेवकूफ बनाए गए हैं, आपके साथ गलत हुआ है, आप अभी तक गलत रास्ते पे थे। तो आज की बात यदि आपने हमारी मानी तो 5 साल बाद आप पछताने वाले लोगों में नहीं होंगे। अदरवाइज अभी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और सोशल मीडिया है और पूरा जो माहौल है,
उसमें बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप पछता सकते हैं, आप बहुत दुखी हो सकते हैं बाद में जाकर के। तो आप ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि सफल होंगे, परीक्षा में सफल होंगे और खुद को संभाले हुए होंगे। कई बार सब आदमी सफलता प्राप्त कर जाए, दौड़ भी आप जीत जाए और वहां जाके आपकी डेथ हो जाए, तो फिर उससे क्या मतलब है? यानी उसके बाद भी संभला हुआ व्यक्ति हो, उसके बाद भी सफल हो। तो कई लोग पागलपन में तैयारी कर रहे हों और ये कर रहे हों और वहां जाकर के वो उस लायक नहीं बचे कि वो प्रशासन कर सके। उसके साथ इतने सारे पूर्वाग्रह हों कि वहां जाकर के वो पगला जाए और लोग उसकी मॉब लिंचिंग कर दे किस दिन, जो है ना। ऐसा आईएएस भी तो होता है ना कि जिसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, भयंकर पिटाई खाता है आईएएस भी, तो है ना। ऐसा नहीं है आईएएस है तो बहुत सुरक्षित हो गया, उसको बोलते हैं तू होगा, घर का होगा आईएएस तेरा, ऐसा बोल देते हैं कई लोग, जबकि वो जिले का होता है ना। बोलते हैं तू होगा कलेक्टर तेरे घर का, मैं तो पीटूंगा तेरे को। कब दरवाजा बंद करके और वो जो सुताई करता है ना, फिर मसूरी वसूरी सब घूम जाता है दिमाग में। फिर वो बहुत आसान नहीं होता। उसी की कम्युनिटी के सबसे ज्यादा लोग उस शहर में हैं और उसके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, उसके गुंडे भी बहुत हैं और एसपी की नब्ज उसके पास है, तो पुलिस भी मदद करने नहीं आएगी, कोर्ट भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात तो ये बाहर जाके बताना कि मेरी बहुत भयंकर पिटाई हुई है, ये कितना मुश्किल काम होता है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये सब चीजें भी हो जाती हैं, तो उन सब से भी बचना बहुत जरूरी है। तो कई लोग तैयारी में उसमें इतना पागलपन हो जाता है ना, वो एक 3 इडियट्स में मूवी में जो बता रहा वो बहुत पढ़ाकू जो लड़का होता है ना, तो वो उस टाइप की हालत होती है। तो वो पढ़ाकू होने से काम नहीं चलेगा आपका, है ना। उसके साथ साथ आपकी जो बेसिक समझ है और आपकी जो अप्रोच है वो भी ठीक रखना बहुत जरूरी है, तैयारी के दौरान भी और तैयारी के बाद भी, सर्विस में भी। तो सर्विस कई लोग ऐसे लोगों की लग जाती है क्योंकि एग्जाम में सिस्टम में अभी लूप होल्स हैं कुछ, तो एग्जाम की प्रक्रिया भी थोड़ी सी वो है उस टाइप की जिसमें सेंध मारी जा सकती है, जिसको थोड़ा सा डेंट पहुंचाया जा सकता है, तो वो उसका फायदा उठा लेता है, कोई व्यक्ति उठा लेता है उसका, और उससे सक्सेस मिल जाती है, लेकिन सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता, फील्ड में नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आप देखते हो कोई व्यक्ति 10 साल कलेक्टर रहता है, किसी को 2 साल ही कलेक्टरी मिलती है, बाकी टाइम पे वो बाबूगिरी करता रहता है। मोदी जी ने अभी बोला था ना कि बाबू शब्द दिया था कलेक्टर के लिए, वो तो बहुत ही चिड़े हुए हैं, भयंकर बाबुओं से चिड़े हैं, क्योंकि बाबू उनके हिसाब से काम नहीं करते, फाइल नहीं करते। फाइल क्यों नहीं करते उसका भी मैंने स्टूडेंट्स को पिछली बार लेक्चर में मैंने बताया था, आपने यूट्यूब पे शायद सुना हो। फाइल इसलिए नहीं करते क्योंकि गलत फाइल कराई जाती, इसलिए भी नहीं करते। कहा जाता है कि 400 एम्बुलेंस खरीदी गई है, सिग्नेचर कर दो, तो उसने कहा कहाँ खरीदी दिखाओ जरा, बोला नीचे बोले मेरे को तो यहाँ कोई जगह नहीं दिखती यहाँ पे भोपाल में कि जहाँ 400 एम्बुलेंस खड़ी हो और मैं उधर से निकला हूं और मुझे दिखी ना हो, ऑफिस के आसपास है या कहाँ खड़ी है बताओ तो सही। तो बोले आ जाएगी ना, मतलब आ रही है, तो बोला आ जाएगी तो कर देंगे। बोले नहीं, उस आप तो रिकॉर्ड में लेने की बोल रहे हैं कि आपके स्टॉक में है और आपने देख ली है और फिजिकली आपने वेरीफाई कर ली है और आप सिग्नेचर करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे डील नहीं हो पाएगी, करोड़ों की डील नहीं हो पाती है, तो मंत्री को पैसे नहीं मिलते हैं, तो अटका देता है, उसी को रेड टेपिज्म बोलते हैं। एनवायरमेंट क्लियरेंस होना है, तो बोले जब तक बोले यहाँ 9000 पेड़ कटेंगे, तो आदमी एनवायरमेंट पढ़ के जाता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजन, फिर उसकी बत्ती जलती है कि अच्छा ये, फिर उसको कई तरह के उसने सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए होते हैं कि एक पेड़ इतनी ऑक्सीजन देता है और ये और फलाना, और एक पेड़ को तैयार होने में इतने साल लगते हैं, और ये वहां वो 9000 पेड़ काटने का आदेश होता है, सिग्नेचर करो। देखो सिग्नेचर हमेशा सिविल सर्विसेज वाले के होंगे, यानी कि अधिकारी के होते हैं, सेक्रेटरी के होते हैं, उसके सिग्नेचर तो होते नहीं, नेता के सिग्नेचर कहीं नहीं होते, नेता के सिग्नेचर होते ही नहीं, उसका सिर्फ भाषण होता है। नेता का क्या होता है? भाषण। सिग्नेचर होते हैं सेक्रेटरी के, कमिश्नर के, आप ही के सिग्नेचर होंगे। तो जिम्मेदार भविष्य में कौन होगा? आप। कोर्ट कभी बुलाएगा आपको, नेता को कभी नहीं बुलाता कोर्ट, पेशी आपकी होती है, ट्रांसफर आपका होता है, सस्पेंड आप होते हैं, है ना। और क्रेडिट किसको जाता है? नेताजी को।
अगर फायदा कुछ हुआ तो नेताजी को फायदा जाएगा, आपको नहीं जाएगा। किसी किसी को एक्सीलेंस अवार्ड मिलते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं, बाकी तो सब आप ही को जाएगा। तो आदमी सोच समझ करके सिग्नेचर करता है, और वो योग्यता पे भी आया हुआ है, लोकप्रियता पे तो आया नहीं है, उसका तो इलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन बड़ी कठिन तैयारी के बाद में हुआ है। तो आदमी बहुत सारी ऐसी अपनी एक जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी मानता है सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, कि वो सोचता है कि ये जो मेरे साथ जो हो रहा है, ये कहीं न कहीं मैं जो करने जा रहा हूँ, ये मैं जस्टिस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये वो करते हैं, तो इसलिए वो रोकता है उसको, और उसी को ये लोग लाल फीताशाही कहते हैं, रेड टेपिज्म। तो वो फिर बोलते हैं बाबू लोग काम बहुत अटकाते हैं, इसलिए हम इन बाबुओं का ही सफाया करना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को लेकर आना चाहते हैं जो हमारे काम को अच्छे से कर दें, हम जब चाहें तब हमारा सिग्नेचर कर दें, और हमारा ये जो सिग्नेचर है ये काम आए। ठीक है, तो आज ठीक है, शुरुआत के क्लास के हिसाब से क्या और कुछ सुनना है? आप लोगों की क्वेरीज बताओ जो आप बताना चाहते हैं। बताइए, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? पहले दिन भी कोई क्वेरीज नहीं है? सर आपने पर्पस तो बता दिया कि किस लिए पढ़ना चाहिए। हाँ, और उसका पहुंचने के लिए सर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? वही तो बता रहे हैं अभी। शुरुआत की है आज, जद्दोजहद शुरुआत की है, तो आपको 3 सेक्टर बताएं और उनकी तैयारी करने के लिए बता दिया है ना। बाकी तो अब आपका एक एक सेक्टर वाइज बताएंगे। ये आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। कोई अगर आपने अभी तक जिंदगी जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई में गुजारी है तो आपको कम समय लगेंगे, हो सकता है 6 महीने ही लगे। और अगर आपकी लाइफ जो है अभी तक लापरवाही में गई है और आपने पढ़ाई नहीं की है और कभी जीएस नहीं पढ़ा है, जनरल स्टडी के हिसाब से नहीं पढ़ा है, कभी आपने करंट अफेयर्स को नहीं देखा है, सूचनाओं को आपने सहेज करके समेट करके नहीं रखा है, अगर आपने अखबारों की कटिंग करने की आपको आदत है, ऐसी फाइल बनाने की आदत है, शुरू से अंडरलाइन करने की आदत है, आपने किताबें अपनी अभी तक बेची नहीं है स्कूल की और उनको कभी कभी टटोलते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो 6 महीने का ही समय रह जाता है, 6 महीने में बन जाते हो। और जो बहुत घोर लापरवाह रहे हैं उनको 6 साल भी लग सकते हैं। तो 6 महीने से 6 साल वाला है, और जो 6 महीने से 6 साल में नहीं बन सकता, मुझे लगता है फिर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही दुर्लभ ऐसा होगा जो 10 साल में जाकर के करत करत अभ्यास के फिर वो हो ही जाए कैसे भी करके। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे एग्जाम्पल भी, पर ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम है, 1 या 2 है, 1 या 2 है जो बहुत बड़ी उम्र में जाकर के फिर बने और बहुत साल प्रयास करने के बाद बने। क्योंकि फिर उनको क्या है कि आप लंबे समय तक नहीं बन पा रहे हैं, इसका मतलब किसी गलती को लगातार दोहरा रहे हैं। तो फिर आपको जैसे मान लिया जाए कि आपका जॉब है वो 12 घंटे का, नाम तो है कि 8 घंटे का, लेकिन आपको 12 घंटे काम लिया जाता है। तो फिर आप जब रिजाइन देंगे तब बनेंगे। तो 11 साल आपने रिजाइन नहीं दिया, तो 12वें साल फिर आपने रिजाइन दिया और फिर पढ़ाई की, तो उस साल आप बन जाएंगे। बात समझ में आई ना? तो ऐसा होता है। और अगर आप बिल्कुल यंग स्टूडेंट हैं, 20-21 साल के हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल। और जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, कॉलेज में भी आए हैं, तो उनको लगातार 3 साल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन तो करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आप अभी निवृत्तमान हो जाएंगे और आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। और हम भाई 21 साल के ही तो हो गए 3 साल बाद भी, अभी तो आप 18 के हो, तो पढ़ने की उम्र है तो खूब पढ़िए 3 साल, और सिविल सर्विसेज का सिलेबस लेके पढ़िए, तो 3 साल में बन जाएंगे। 21 के इधर हो गए, इधर ग्रेजुएशन होगा और इधर आपका आईएएस हो जाएगा, प्रॉपर आईएएस निकल जाएगा। एक अगर बहुत ईमानदारी से अगर टाइम टेबल फॉलो किया जाए तो ग्रेजुएशन भी हो सकती है और आईएएस भी बना जा सकता है 12वीं के बाद, आसानी से 3 साल में। पर यह है कि ईमानदारी से उसको फॉलो करें। अगर वो सोचेंगे मैं अभी बहुत छोटा हूं और अभी तो मुझे कोई बोल नहीं रहा,
और अभी तो घर से इतना प्रेशर नहीं है, या वो फिर ऐसे व्यक्ति नहीं बन पा रहे। उसको प्रेशर उतना ही महसूस करना पड़ेगा जितना फाइनल जो जिसको जिस साल एग्जाम देनी, कोई बोलता 2021 मेरा है, तो फिर उसको तीनों साल वैसे ही महसूस करना पड़ेगा और वैसे ही मान के पढ़ना पड़ेगा, तो फिर होगा। ठीक है, बाकी कोई बहुत बुद्धिमान और बहुत मूर्ख और ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत से होता है, हार्ड वर्क से होता है। थोड़ा स्मार्ट वर्क हम बताएंगे, हार्ड वर्क आप करेंगे, तो हमारा जो गाइडेंस है और आपकी जो मेहनत है वो दोनों अगर मिल जाएगी तो 3 साल में आप बन जाएंगे। ठीक है। एनसीईआरटी सर किस क्लास से पढ़ने के लिए अभी स्टार्टिंग मतलब ये है? एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक, 12वीं उसी क्लास में ही पढ़नी थी। ठीक है, अब आपने नहीं पढ़ी है ठीक से तो आप पढ़िए। ठीक है ना। एनसीईआरटी को मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, सब बच्चों को बताता हूँ, आज सामूहिक रूप से बता देता हूँ, सूप के रूप में लेता हूँ। तो एनसीईआरटी सूप है, भोजन नहीं है। तो सूप पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए कोई बहुत ज्यादा ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सूप पीते हैं तो ये है कि खाना अच्छे से पचता है और